हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः क्लास कंटिन्यू करेंगे और इस संदर्भ में हमने देखा था पिछले वाले क्लास में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 बीसी में कर दी जाती है। 185 323 बीसी में इस्टेब्लिश हुआ मौर्य साम्राज्य 185 बीसी आते आते उसका पतन हो जाता है और मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, विघटन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है और भारत में कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं था जो पूरे भारत को केंद्रीकृत कर सके। हालांकि जो है कुछ समय तक, और ये विकेंद्रीकरण का जो दौर था इसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, इसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। और मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है वह 185 बीसी से लेकर के 185 बीसी से लेकर के लगभग 300 एडी तक, 185 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का जो टाइम पीरियड है यह मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड है। और मौर्योत्तर काल को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। मौर्योत्तर काल को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, एक विदेशी वंश और दूसरा देसी वंश। देसी वंश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो पहला वंश जो है वह शुंग वंश है। और आज हम लोग जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस ऐतिहासिक शासकों की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ कर रखी है उसमें हम जिसकी चर्चा करेंगे आज वह है पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुंग वंश है, दूसरा कर्ण वंश है और तीसरा सातवाहन वंश है। वहीं अगर आप विदेशी वंश में देखेंगे, विदेशी वंश में तो इंडो ग्रीक हिंद यवन थे। हिंद यवन के बाद फिर शकों ने शासन किया, शक आए, फिर पहलव आए और फिर कुषाणों ने शासन किया, कुषाण आए। इस तरीके से जो है देसी और विदेशी दोनों वंशों ने एक साथ शासन किया। तो आज हम चर्चा करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कि मौर्य वंश स्थापित होने के संदर्भ में जब मौर्य वंश एस्टेब्लिश हुआ और सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में जो है तेजी से, भारत में चूंकि केंद्रीकृत शासन स्थापित था मौर्य काल में, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे सड़क वगैरह का निर्माण हुआ, जिसके संदर्भ में अंतर्देशीय तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार, मौर्योत्तर काल में अंतर्देशीय तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार का जो है प्रचलन बढ़ा, दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन बढ़ा। और साथ ही साथ नए नवीन जो है कला और तकनीकी के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। मौर्योत्तर काल में अगर आप देखेंगे तो व्यापार जो था अपने चरमोत्कर्ष पर था, व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था। अब आते हैं सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद मौर्योत्तर काल में जो पहला वंश है शुंग वंश। आप जानते हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे और बृहद्रथ के सेनापति जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। बृहद्रथ के सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। आप लोग जानते हैं कि बौद्ध जो मौर्य थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, जिसकी वजह से जो है आगे चल करके ढेर सारे लोग जो है उनके दुश्मन हुए। उसी संदर्भ में एक पुष्यमित्र शुंग भी था। आप जानते हैं कि धीरे धीरे जो है मौर्य काल में जो एक विजेता शासकों की छवि थी, जो कि अशोक ने आगे चल करके जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा को स्वीकार किया। उस संदर्भ में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से उनकी अशोक की जो है अहिंसक नीतियों की वजह से जो है लगातार कई जो है प्रांत धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। और इसी संदर्भ में पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से विदेशी आक्रमणकारी लगातार जो है भारत पर ताक बनाए हुए थे। और यह बात जो है पुष्यमित्र शुंग भली भांति जानता है। और चूंकि जो विदेशी थे, हिंद यवन थे, वो कई जगह ऐसा साक्ष्य मिलता है कि उन्होंने जो है बौद्ध भिक्षुओं से वो लोग मिल गए और उन्होंने कहा कि अगर जो है आप उनकी मदद करेंगे तो वो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे। अगर जो है बौद्ध भिक्षु उनकी मदद करेंगे तो वो अपने यहाँ जाएंगे, अपने राजा समेत जो है सारी प्रजा को वो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करा देंगे। इस तरह से जो है उन्होंने जो है बौद्ध मठों में उन्हें शरण देनी प्रारंभ कर दी और वो लोग
चोरी छिपे जो है अपने साथ हथियार भी रखने लगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बृहद्रथ का टाइम पीरियड चल रहा था, और इस समय जो है यहाँ के शासकों पर वो नज़र रखने लगे। और जब इस बात की खबर जो है पुष्यमित्र शुंग को लगी, तो पुष्यमित्र शुंग ने राजा को आगाह किया, लेकिन राजा ने जो है वक्त पर छोड़ दिया, जब समय आएगा तो देखा जाएगा, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन यह बात पुष्यमित्र शुंग को रास नहीं आ रही थी। अतः जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो है तत्काल एक्शन लिया, और जितने भी हिंद यवन बौद्ध मठों वगैरह में छुपे थे, उन सभी को जो है खोज के निकाला गया और उनकी हत्या कर दी तथा उन्हें बंदी बना लिया गया। और जब यह बात राजा बृहद्रथ को पता चलती है, चूँकि राजा बृहद्रथ के बिना इजाज़त के जो है वो ऐसा किए थे, अतः उनकी बातों का उल्लंघन हुआ, और फाइनली जो है दोनों लोगों में जो है विवाद बढ़ जाता है। और पुष्यमित्र शुंग ने, चूँकि राजा बृहद्रथ जो है वो सेना का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय दोनों में आपस में जो है कहासुनी बढ़ गई, और फाइनली जो है राजा बृहद्रथ की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या के साथ चूँकि सेना जो थी वो सेनापति के साथ थी, अतः जो है उन्होंने वहीं पर अपने आप को सम्राट घोषित किया। उन्होंने मगध का अपने आप को सम्राट घोषित किया, और इस तरीके से भारत में एक नवीन वंश का उदय हुआ, जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया, और स्टार्टिंग में पुष्यमित्र शुंग ने हालांकि जो है इसने जो है एक मजबूत शासन स्थापित करने का प्रयास किया, मौर्यों की ही व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और पुष्यमित्र शुंग जो थे ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, अतः पुष्यमित्र शुंग ने दोबारा पुनः जो है वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। वैदिक धर्म जो मौर्य काल में पूरी तरीके से एकदम नेस्तो नाबूद हो गया था, पतन हो गया था, पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया पुष्यमित्र शुंग ने। हालांकि पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के वंशज जो थे यह जो है विदिशा तथा उज्जैन में रहते थे। मौर्य काल में ये विदिशा तथा उज्जैन में रहते थे, और फाइनली जो है इन्होंने मौर्य सेना में ही सैनिक के रूप में कार्य किया। पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी, और वो अपने आप को सेनापति की उपाधि तक अपने आप को संतुष्ट रखा, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग की छवि जो जनता में थी वह एक सेनापति के रूप में ही थी। अतः उन्होंने अपने आप को सेनापति के पद से ही संतुष्ट रखा। पुष्यमित्र शुंग जब शासक बना तो पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म के अनुष्ठान के लिए, वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। एक जो है पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ जो है उन्होंने जब अपने आप को सम्राट घोषित किया, उस टाइम इन्होंने जो है वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। जबकि एक वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान इन्होंने जो है यवनों पर विजय के आक्रमण के संदर्भ में किया था। यवनों पर विजय का उल्लेख जो है गार्गी संहिता तथा मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम में जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है हिंद यवनों को परास्त किया गया था। इस संदर्भ में इसका उल्लेख मिलता है। यवनों का आक्रमण जो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ, उसमें 2 महत्वपूर्ण यवन आक्रमणकारियों का उल्लेख मिलता है। एक डेमेट्रियस, पहला यवन आक्रमण जो हुआ था वह डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, जबकि दूसरा जो आक्रमण हुआ था वह मेनांडर के नेतृत्व में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। जिन्होंने महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की थी। पतंजलि जिन्हें योग दर्शन का प्रणेता भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय आप देखेंगे तो
पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी जो होता है वो अग्निमित्र होता है। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र हुआ। और अपने पिता के ही शासनकाल में वह दक्षिण का वह जो है बरार क्षेत्रों का राज्यपाल था, गवर्नर था। और पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार जो था वह उत्तर में, अगर आप देखेंगे तो उत्तर में जो है पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मालवा तक, जबकि पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में मगध तक, इतना बड़ा साम्राज्य जो है पुष्यमित्र शुंग का फैला हुआ था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग जब तक पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल था तब तक उन्होंने लगभग उत्तर भारत में एक छत्र शासन स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन बाद के उनके उत्तराधिकारी जो थे उतने योग्य सिद्ध नहीं हुए। अतः एक शताब्दी के अंदर ही जो है शुंग वंश का साम्राज्य जो है मात्र मगध तक ही सिमट करके रह गया। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या करके जो है उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव के द्वारा उसकी हत्या करके शुंग वंश के ध्वंसावशेषों पर एक नवीन वंश की स्थापना की गई, जिसे कर्ण वंश के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश और कर्ण वंश दोनों ने सामूहिक रूप से लगभग 140 वर्षों तक शासन किया था। अगर आप देखेंगे तो कालिदास द्वारा रचित जो है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें यवन राजकुमारी मालविका तथा शुंग शासक अग्निमित्र के बीच जो है प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है, जिसमें जो है मालविकाग्निमित्रम में यवन राजकुमारी मालविका तथा शुंग शासक अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग वर्णन किया गया है। पुष्यमित्र शुंग का ही एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसे अयोध्या अभिलेख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख जो है यह कौशल के जो राज्यपाल थे धनदेव के द्वारा जो है अयोध्या अभिलेख लिखा गया था। तो जिसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और पुष्यमित्र शुंग जो है कलिंग शासक खारवेल के हाथों परास्त हुआ था। पुष्यमित्र शुंग कलिंग शासक खारवेल के हाथों से परास्त हुआ था। और पुष्यमित्र शुंग जो है यह बौद्धों का संहारक के रूप में जाना जाता है। इसने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को एकदम निस्तो नाबूद कर दिया था। 84,000 स्तूपों को निस्तो नाबूद कर दिया था। इसने सिर्फ पुष्यमित्र शुंग को 2 स्तूपों बनवाए जाने का श्रेय जाता है। 2 स्तूप बनवाए जाने का श्रेय जाता है पुष्यमित्र शुंग के समय ही अगर आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में धीरे धीरे जो है पाटलिपुत्र के अवसान का दौर प्रारंभ हो जाता है। और उसके स्थान पर जो है विदिशा एक प्रमुख नगर के रूप में एस्टैब्लिश होना प्रारंभ हो जाता है। विदिशा जो है एक प्रमुख नगर के रूप में स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आगे चल करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने कुछ समय के लिए विदिशा को ही अपनी राजधानी बनाया था। कुछ समय के लिए उन्होंने विदिशा कहाँ पड़ता है? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कुछ समय के लिए पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद जो है आगे चल करके पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है। उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र अग्निमित्र होता है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।